Throw has a shelf life of 2 years and is effective against accidental kitchen fires, small domestic fires, inflammable liquid fires, and electrical fires, where small fires quickly turn into raging infernos. But now, you are equipped to prevent disasters. Simply pick, aim, and throw. Be fire ready. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते राणेंच्या मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन झालं। यावेळी ज्या ठिकाणी अन्याय होतो त्यावेळी नारायण राणे उभे राहतात, अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करतात। मात्र आम्ही अन्याय करणार नाही, आम्ही राणेंचा सन्मानच करू, असं सूचक विधान अमित शाह यांनी करत राणेंच्या केंद्रीय मंत्रिपदाचे संकेतच दिले आहेत। सबसे पहले तो मैं इस भूमि पर पैर रखकर, इस मिट्टी को छूकर एक बहुत बड़ी चेतना की प्राप्ति हमेशा से करता हूं, क्योंकि यही भूमि है जिसने पूरे देश को स्वदेश और स्वधर्म के लिए जान देने का संस्कार और जान देने का जज्बा दिया। जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, चहु और घोर अंधेर रात्रि दिख पड़ती थी, कहीं पर तनिक मात्र भी प्रकाश के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था। उस वक्त शिवाजी महाराज ने, एक युवा बालक जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज की बात कर कर पूरे देश के अंदर चेतना जागरूक करने का काम किया। वहां से चली हुई यात्रा आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने तक पहुंची। उन्होंने जो इतने अल्प कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के साहस किए, मुगलों की जमी हुई सत्ता को हिलाकर रख दिया और अंततोगत्वा हिंदवी स्वराज की स्थापना की। अपने जीवन के अंदर एक ही जीवन में इतने सारे साहस और पराक्रम किए कि शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए। अपनी जान की बाजी लगाकर, जान को हथेली में रखकर हमेशा के लिए किस प्रकार से स्वधर्म और स्वराज का झंडा आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने हमेशा पराक्रम करने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। और ये जिला और ये स्थान इसलिए भी ऐतिहासिक है कि पूरे पश्चिम भारत में सबसे पहली भारत की नौसेना बनाने का काम शिवाजी महाराज ने इसी पवित्र भूमि पर, यहां से लेकर अफ्रीका तक जो दरियाई लुटेरे माल की आवाजाही को रोकते थे, और उस वक्त अंग्रेजों ने भी, यूरोपियनों ने भी दृष्टि डालना शुरू किया था। वो दूरंदेशी व्यक्ति ने उस वक्त नाप लिया था कि नौसेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इतना लंबा सागर किनारा जिस देश को है उसको सुरक्षित करना चाहिए। और मित्रों, इसी सिंधु दुर्ग की भूमि पर विकास के एक के बाद एक काम निरंतर करने का अगर किसी को यश प्राप्त है तो उसी नारायण राणे जी को प्राप्त है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई। नारायण राणे जी की छवि कई प्रकार से कई लोग वर्णित करते हैं, मगर मैं उनको देखता हूं कि जहां पर भी अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ खौफ रखे बगैर, डर रखे बगैर संघर्ष करने वाले व्यक्ति की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जो अपने अन्याय के सामने नहीं लड़ सकता वो जनता के अन्याय के सामने कभी नहीं लड़ सकता। और राणे साहब के जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया। और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपके यहां भी अन्याय होगा तो क्या होगा। मैंने बोला हम अन्याय करेंगे ही नहीं, सम्मान करेंगे, आप चिंता मत करें। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राणे साहब जैसे नेता को किस प्रकार से संभालना और किस प्रकार से सम्मान देना, वो भारतीय जनता पार्टी को आता है। मित्रों, एक बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व है जिसने इस क्षेत्र के विकास के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए
सड़क के लिए, सिंचाई के लिए, ब्रिजेस के लिए, सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और अब इतने बड़े अस्पताल बनाने के बाद 150 सीटों के साथ का मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया है, जहां से सिंधु दूर से युवा मुंबई की ओर, गोवा की ओर, कोल्हापुर की ओर और बहुत पढ़ लिख जाए तो पुणे की ओर जाता था, वो युवा यहीं पर रह जाए कोंकण में। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये पूरा कोंकण प्रदेश बहुत लंबे समय तक उनको याद रखेगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में प्रस्तावक महोदय ने बहुत सारी बातें की है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक ही बात का मैं राणे साहब को आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी लाइब्रेरी मैंने आते वक्त देखी, बाहर से देखी है, मगर बहुत सुंदर मकान आपने बनाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड पुस्तक इसके अंदर न रखिएगा, देश का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक भी रखिएगा, जिससे बच्चे ये समझ पाए कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, किस प्रकार से खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के संघर्ष के बाद खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बच्चे समझ पाए। इसलिए लाइब्रेरी को बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी बनाइए, ऐसी मेरा आपको विनंती है। और इसमें कहीं पर भी मेरी मदद लगती है तो आप जरूर मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ही लाइब्रेरी की हूं, पुस्तकों ने ही मुझे बनाया है। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि लाइब्रेरी जितनी भी बढ़ती है, इतनी देश की युवा पीढ़ी ज्यादा तरक्की करती है। मित्रों, आज मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है और ये सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप बहुत उचित समय पर मेडिकल के अंदर एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने की शुरुआत करें, क्योंकि आज तक इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने दूरदर्शिता के साथ एक के बाद एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ाने का नहीं सोचा था। 130 करोड़ के देश के अंदर हेल्थ सुविधाएं बिल्कुल चरमराई हुई थी। काफी लोगों को इसका एहसास था, जो WHO के रिपोर्ट्स को पढ़ते थे, इसका एनालिसिस करते थे, सबको एहसास था। परंतु जब कोरोना आया तब पूरे देश को एहसास हो गया, क्योंकि अनुमान लगने लगे कोरोना जैसी महामारी जिसका इलाज ही नहीं है और इतनी तेजी से फैलती है, तो भारत जैसे देश का क्या होगा। दो कारण, एक तो 130 करोड़ की आबादी और दूसरा कारण वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मित्रों, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की लड़ाई यूनिक प्रकार से, एक अलग प्रकार से, और दुनिया अब इसको मॉडल समझती है, इस प्रकार से लड़े। समय पर लॉकडाउन किया, जन जन को लॉकडाउन के जोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, आत्मबल बढ़ाने के लिए दिया प्रगटाने का ऐलान किया गया, घंटी बजाने का ऐलान किया गया, सब कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए इनके सम्मान की बात को आगे ले गए। और जहां 2 लेबोरेटरी थी, 2200 से ज्यादा लेबोरेटरी आज टेस्टिंग की पूरे भारत में है। इतने रॉकेट स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया। हम मास्क नहीं बना पाते थे, पीपीई किट बना नहीं पाते थे, वेंटिलेटर इंपोर्ट होते थे। आज मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर, ये 6 महीने के कालखंड के अंदर ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई एक देश है तो अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत। इस लड़ाई को हम बहुत अच्छे तरीके से लड़े और हमने देखा है, जिनका बड़ा नाम था डेवलप कंट्री के नाम से, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, लाइनें हमने रोड पर देखी है। रोड पर इसको बॉटल में दवाइयां दी जाती थी, हमने देखा है इसको। भारत के अंदर कहीं पर भी ऐसा दृश्य नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉकडाउन के कालखंड में हमने मजबूत किया। लॉकडाउन से पहले महामारी को फैलते हुए रोका, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। लॉकडाउन उठा, थोड़ी महामारी फैली तो उससे लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर भी तैयार थे, हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी तैयार था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार थी। इसका नतीजा क्या है? दुनिया भर में
बड़े देशों में सबसे कम मृत्यु का दर अगर किसी देश का है तो अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली का नहीं है, मेरे और आपके देश भारत का है। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट रखने वाले देशों में अगर कोई है तो भारत है। और मुझे भी कोरोना हुआ था, थोड़ा ज्यादा ही हो लगा, काफी लोगों को आनंद भी होने लगा था, परंतु मैंने उस वक्त डॉक्टरों के साथ चर्चा बहुत की और क्या करता, अस्पताल में था, तो उन्होंने जो यहां रिसर्च पेपर तैयार करे, एक्सपेरिमेंट करे, वो एक्सपेरिमेंट को दुनिया के 170 से ज्यादा देशों ने एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया और अपने देश के अंदर भारत की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को एडॉप्ट कर कर दुनिया की। ये लड़ाई जो हमारे डॉक्टर्स लड़े हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ा है, वो लड़ाई के लिए जितनी जितनी बधाइयां हम उनको दे वो कम है मित्रों। वो लोग बधाई के पात्र हैं। इधर उधर ये वो करते करते एक ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय की जिसने लगभग 1% पर मृत्यु दर को ला दिया, वो भी आगे वाला है। अब तो 1% भी नहीं रहा है, 0.25% के नीचे चला गया। और देश भर में जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, इसमें हम सफल हुए, इसका एक ही कारण है। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मेडिकल डॉक्टर और सरकारें लड़ी है। दुनिया भर में गवर्नमेंट लड़ी और मेडिकल फील्ड के हमारे दोस्त लड़े, परंतु भारत के अंदर मोदी जी ने इस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा कि सरकार, राज्य सरकार, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और 130 करोड़ का जन जन ये लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो गया और इस लड़ाई को हम जीते। और इसका ही नतीजा है कि आज हम वी शेप अर्थतंत्र में वी शेप रिकवरी के साथ फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां हमने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 21 दिन में 55 लाख से कल शाम को 55 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर गए। 21 दिन में 55 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। 2 वैक्सीन हमारी आ गई है और 4 वैक्सीन हमारी पाइपलाइन में है। अगर भगवान ने सब कुछ इसी स्पीड से चालू रखा तो 70% दुनिया को वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई हुई दी जाए। केवल भारत नहीं, 70% दुनिया को। और अब तक हम 14 देशों को वैक्सीन भेजने का काम कर चुके हैं और हमारे देश में इतना फास्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इसको और तेज करने का भी प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। आगे पर इसकी घोषणा आएगी तब आपको मालूम पड़ेगा। यहां पर इतने सारे मेडिकल छात्र बैठे हैं। मैं इस सभी को कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे समय में मेडिकल में एडमिशन लिया है जब सरकार का पूरा फोकस मेडिकल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए मैं पहले 6 वर्ष का बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूं। 6 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, यूपीए का शासन था, उस वक्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या 31 मार्च 2014 को 381 थी, 381, और आज उसको बढ़ाकर 562, मतलब 50% बढ़ गई। एक और 70 साल में बनाए गए मेडिकल कॉलेज और एक बार 6.5 साल में बनाए गए मेडिकल कॉलेज, लगभग 50% बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। बजट पहले हेल्थ का 13-14 के बजट के आंकड़ों को ले लो तो 27,145 करोड़ रुपए था, सिर्फ 27,145। अभी निर्मला बहन बजट लेकर आई, वित्त मंत्री जी, 20-21 के बजट के अंदर 94,453 करोड़ का बजट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 27,000 से 94,000 करोड़। आप कल्पना करिए कितना बड़ा थ्रस्ट मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और आरोग्य पर दिया है। इसी प्रकार से एम्स 2 थे, आज 22 एम्स को स्वीकृति दे दी गई है, 18 एम्स बन चुके हैं और 18 जगह
आपकी जगह पहला बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच तक पहुंच गए। तो 20 एम्स ये 6 साल में बढ़े, 70 साल में 2 एम्स बने थे। यूजी की सीटें जो 54,300 थी उसको बढ़ाकर 84,649 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसी तरह से पीजी की सीटें 30,191 थी, अब 54,275 कर दी गई हैं। और मित्रों, ढेर सारे सुधार इसके अंदर लाए हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, पीजी डॉक्टरों की मतलब प्रोफेसरों की भी संख्या बढ़ेगी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा होगा और ढेर सारे सुधार किए हैं। एमसीआई हम सब जानते हैं, बहुत सारे समय के साथ इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां प्रवेश हुई थी। इसको टोटल क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के लिए नीट और नेक्स्ट ये 2 एग्जाम लेकर बच्चों को शोषण से बाहर कर दिया है। आज मेरिट्स वाले बच्चे को कोई रोक नहीं सकता है। वो अपनी स्थानीय भाषा में आराम से नीट की एग्जाम देकर किसी भी सिफारिश के बगैर एडमिशन प्राप्त कर सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। और जब पास तभी करते थे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कुछ गुरु दक्षिणा दे दी जाए, इसके अलावा पास नहीं करते थे। तो अब नेक्स्ट को भी ले आए और जो एग्जिट एग्जाम चालू कर दिया वो भी ऑल इंडिया लेवल पर होगा, किसी के हाथ में कुछ ही नहीं रहा है। इस प्रकार की पारदर्शिता इस क्षेत्र के अंदर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारी चीजें हैं, मैं इतना ज्यादा बताना भी नहीं चाहता, परंतु मैंने जो अभी कहा बजट वो 27,000 से बढ़कर 54,000 तक बजट बना। अब इसके 2.5 गुना बजट 137%, 1.5 गुना बजट, लगभग 1.5 गुना, 1.25 गुना बजट बढ़ाकर इस बजट के अंदर और इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और गांव तक कैसे स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेगी? तो कहते थे दवा कौन अस्पताल लगाएगा, कौन इलाज कौन कराएगा, पैसा कौन खर्च करेगा, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी ही नहीं थी। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाकर लगभग इस देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। आप अगर एमडीएमएस हो जाओ, छोटे से तहसील के अंदर, जिले के अंदर आपका छोटा सा अस्पताल खोल दो, क्लिनिक खोल दो, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 लाख तक का गरीब से गरीब व्यक्ति का पेमेंट भारत सरकार करने वाली है। आपको सिर्फ आयुष्मान भारत योजना के साथ आपके अस्पताल को रजिस्टर करना है। ऐसी ढेर सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी की है मित्रों। और मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप ऐसे अच्छे समय पर आपको एडमिशन मिला है कि जब आप यहां से डॉक्टर बनकर निकलोगे, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं आपके लिए देश में आपके सामने खड़ी होगी। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि पैसे तो आप जरूर कमाइएगा, कमाएंगे भी, क्योंकि आप मां सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मगर पैसे के साथ साथ पुण्य भी कमाने का रखिएगा। कोई गरीब की दुआ मिल जाएगी तो करोड़ों रुपयों से बड़ी होगी। इतना ही बात मैं करता हूं। फिर से एक बार अनंत अनंत शुभकामनाएं राणे साहब और उनके परिवार को देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।